हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन कम्युनिकल डिजीज़, यानी ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, उसे हम नॉन कम्युनिकल डिजीज़ कहते हैं। जबकि कम्युनिकल डिजीज़ ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती हैं। कम्युनिकल डिजीज़ जो होती हैं यह वायरोलॉजिकल हो सकती हैं, बैक्टीरिया के कारण हो सकती हैं, जीवाणु के कारण हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोन्स के कारण हो सकती हैं। लेकिन एनएसडी की बात करें, नॉन कम्युनिकल डिजीज जो होती हैं, यह बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोन्स के कारण नहीं होती। यह आनुवंशिक बीमारी हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कि मधुमेह, टाइप हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सभी बीमारियां और विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक बीमारियां जो होती हैं यह नॉन कम्युनिकल डिजीज के अंतर्गत आती हैं। तो इससे पहले जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है उसमें नॉन कम्युनिकल डिजीज क्या है उसके बारे में, और यह कितने प्रकार का होता है, और प्रत्येक जो डिजीज़ है नॉन कम्युनिकल डिजीज के अंतर्गत, जैसे कि हाइपरटेंशन, उसके बाद डायबिटीज, उसके बाद कॉरोनरी हार्ट डिजीज, उसके बाद कैंसर, यह सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में कि रिस्क फैक्टर्स जो होता है कम्युनिकल डिजीज के, जो रिस्क फैक्टर हैं वह कौन कौन से हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, और प्रिवेंशंस यानी कम्युनिकल डिजीज से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इस यूनिट का उद्देश्य आपको निम्नलिखित बातें समझाना है। गैर संचारी रोग के लिए रिस्क फैक्टर्स को परिभाषित करना है, और एनसीटी में प्रमुख मॉडिबल रिस्क फैक्टर जो होता है उसकी भूमिका का वर्णन करना है। रिस्क फैक्टर किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं। ऐसी स्थितियां या व्यवहार जो किसी बीमारी के विकसित होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर कहते हैं। अब यह रिस्क फैक्टर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक नॉन मॉडिबल रिस्क फैक्टर होता है और दूसरा मॉडिबल रिस्क फैक्टर होता है। तो नॉन मॉडिबल जो रिस्क फैक्टर है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन मॉडिबल रिस्क फैक्टर क्या है। ये रिस्क फैक्टर किसी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक होते हैं क्योंकि इनका संबंध उस व्यक्ति के जन्म से होता है, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे उम्र, बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एनएसटी यानी नॉन कम्युनिकल डिजीज के विकसित होने की संभावनाएं भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। नॉन मॉडिबल रिस्क फैक्टर के अंतर्गत दूसरा कारण है लिंग। महिलाओं और पुरुषों दोनों को एनएसटी की विकसित होने का खतरा होता है, लेकिन पुरुषों को कुछ एनएसटी विकसित होने का अधिक खतरा होता है। जैसे कि 40 से 50 की उम्र में महिलाओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पुरुषों को हार्ट अटैक्स आते हैं, जबकि महिलाओं में मेनोपॉज के बाद दिल के दौरे में पीड़ित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और उनमें 50 साल की उम्र के बाद ही हार्ट अटैक से पीड़ित होने की दर पुरुषों की दर से करीब आती हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री है। यदि किसी व्यक्ति के किसी करीबी सदस्य, माता पिता, भाई बहन को एनएसटी है तो उस बीमारी की होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे मॉडिबल रिस्क फैक्टर की। ये वो रिस्क फैक्टर होते हैं जिन्हें किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव से बदला जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव और उपचार में इनके हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। इन रिस्क फैक्टर में निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि अनहेल्दी डाइट, अस्वस्थकर आहार, जैसे फलों, सब्जियों और फाइबर की तुलना में वसा, चीनी और नमक का ज़्यादा अत्यधिक सेवन करना, फिजिकल इनएक्टिविटी, सुस्त भरा जीवन शैली, तंबाकू का सेवन, शराब का अत्यधिक सेवन, इन सबको कम करके मॉडिबल रिस्क फैक्टर को कम किया जा सकता है। क्योंकि हम केवल मॉडिबल रिस्क फैक्टर को बदल सकते हैं, एनएसटी को रिस्क को कम कर सकते हैं, यानी मॉडिबल रिस्क फैक्टर को बदल करके हम एनएसटी के रिस्क को कम कर सकते हैं। इसलिए हमें बदलने के तरीके पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। मॉडिबल रिस्क फैक्टर्स का जो आहार से संबंधित जो आदत है उसमें हमें सुधार करना चाहिए। निम्नलिखित बातों का पालन करके हम अनहेल्दी डाइट के कारण विकसित होने वाले एनएसटी के रिस्क को कम कर सकते हैं, जैसे कि अधिक फल, सब्जियां, बीन्स, दालें और अनाज का उपयोग करना चाहिए। पारंपरिक आहार लेना चाहिए।
जंक फूड से बचना चाहिए, ज़्यादा नमक और चीनी सैचुरेटेड वाले भोजन से बचना चाहिए, पैकेट फूड से बचना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स से बचना चाहिए। सैचुरेटेड फैट की बजाय हमें अनसैचुरेटेड फैट का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो होता है यह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड होता है। तो यह सैचुरेटेड फैट कभी कभी हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण बन जाता है, इसलिए अनसैचुरेटेड का फैट का उपयोग करना चाहिए। मॉडिबल फैक्टर्स, उसके बाद WHO शारीरिक गतिविधियों मांसपेशियों द्वारा की गई ऐसी किसी भी शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है जिसके लिए ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होती है। शारीरिक गतिविधि का मतलब खाली समय में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए या किसी व्यक्ति के काम के दौरान की गई सभी गतिविधियों से है। मध्यम और तीव्र दोनों तरह की शारीरिक गतिविधियां स्वास्थ्य में सुधार करती हैं। सक्रिय रहने के लिए लोकप्रिय तरीकों में जैसे साइकिल चलाना और खेलकूद, नियमित शारीरिक गतिविधियां हृदय रोग, स्ट्रोक्स, डायबिटीज, NST को रोकने और उन्हें मैनेज करने में मदद करती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को रोकने और स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने में भी मदद करती हैं। इनमें मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए? WHO अलग अलग आयु समूहों और विशिष्ट जनसंख्या समूहों के सलाह देता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितनी शारीरिक गतिविधियाँ आवश्यक हैं। 18 से 64 वर्ष की आयु के वयस्क के लिए आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि प्रतिदिन 25 से 30 मिनट का मध्यम व्यायाम या हर दूसरे दिन 25 से 30 मिनट का जोरदार या तीव्रता व्यायाम करना चाहिए। तंबाकू में निहित निकोटीन अत्यधिक नशे की लत का कारण बन सकता है। तंबाकू के उपयोग दिल और सांस की बीमारी 20 गुना बढ़ा देती हैं। 20 गुना अधिक प्रकार के कैंसर और अन्य दुर्बल करने वाले स्वास्थ्य स्थितियों के लिए एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है। तंबाकू के सेवन से हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। धूम्रपान न करने वालों के लिए भी तंबाकू जानलेवा हो सकता है। सेकेंड हैंड स्मोक को प्रति स्वास्थ्य प्रणाली के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, जिसमें सालाना 12 लाख लोग मौत होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि धूम्रपान अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, उसके आसपास कोई व्यक्ति जो है धूम्रपान कर रहा है, तो वह सेकेंड हैंड स्मोक वह भी व्यक्ति सेकेंड हैंड स्मोक का उपयोग कर लेता है। यानी जो स्मोक वह व्यक्ति करता है उसकी जो धुएं होते हैं वह स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाते हैं, तो वह सेकेंड हैंड स्मोक कहलाता है। दुनिया भर में अनुमानित 130 करोड़ लोग तंबाकू के उत्पादन का उपयोग करते हैं, जिनमें से 80% निम्न और मध्यम वाले देश हैं। भारत में तंबाकू के उपयोग और सामान्य रूप से बीड़ी, सिगरेट, खैनी, मसाला, हुक्का, तंबाकू सूंघना इत्यादि शामिल है। मुख्य मॉडिफाइड फैक्टर शराब का अत्यधिक सेवन से विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। जैसे शराब एक टॉक्सिक और फाइको एक्टिव पदार्थ है जिसकी लत लग जाना बहुत ही आम बात है। कई समाजों में कई लोगों के लिए शराब का सेवन सामाजिक परिदृश्य का एक नियमित हिस्सा बन गया है। शराब के सेवन से वैश्विक स्तर पर हर साल 30 लाख लोगों की मौत होती है। करोड़ों लोगों की विकलांगता और खराब स्वास्थ्य भी शराब का योगदान होता है। इसके कारण सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा, प्रतिकूल सामाजिक परिदृश्य जोखिम बढ़ा देता है। शराब का पाचन और हृदय रक्त संचार प्रणाली पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शराब को कैंसर के कारणों की श्रेणी में रखा जाता है। कुल मिलाकर खराब हानिकारक उपयोग बीमारी की वैश्विक बोझ के 5.1% के लिए जिम्मेदार है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए, यानी बचाव किस तरह से इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाव किस तरह से किया जाए। तो बचाव इलाज से बेहतर होता है। NST लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, इनका उपचार लंबे समय के लिए होता है। एक बार होने के बाद इलाज कराने के लिए NST रोकथाम पर ध्यान देना बेहतर होता है। NST के लिए जीवन शैली में बदलाव सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण बचाव है। NST से प्रीमोर्डियल बचाव करना चाहिए। परिभाषा: ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे रिस्क फैक्टर खुद ही घटित न हो। बढ़ती उम्र के साथ
होने वाले कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर की उत्पत्ति बचपन में हो जाती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब किसी व्यक्ति की जीवन शैली बनी रहती है, उदाहरण के लिए खान पान और शारीरिक व्यायाम। इसलिए एनएसटी से बचाव के उपाय में अपने जीवन में शामिल करने वाले सबसे अच्छे समय बचपन में ही होता है। स्वास्थ्य के प्रचार और विशिष्ट बचाव के वो उपाय जिससे रिस्क फैक्टर से कम हो, लोगों को एनएसटी होने से बचाया जा सके। इसके लिए हमें जनसंख्या आधारित रणनीति बनानी चाहिए, जैसे कि कार्यस्थल पर स्वस्थ और वातावरण बनाना, गांवों, कस्बों और शहरों में खेल कूद व्यायाम के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, उचित मूल्य स्वास्थ्य भोजन विकल्प उपलब्ध करवाना जैसे कि फल और सब्जियां, खाद्य पदार्थ पोषक मूल्य का जिक्र होना। एनएसटी के जोखिम को कम करने के लिए व्यक्तिगत रणनीति, ज़्यादातर चीनी वाले खाद्य पदार्थ और अन्य जंक फूड से परहेज करना, तंबाकू से बचना, शराब से बचना और हेपेटाइटिस बी एवं HBV के लिए टीकाकरण लगवाना। जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग सुविधाओं की उपलब्धता, PHC, CHC, DH और एनएसटी के उपचार की उपलब्धता, हर स्तर पर एनएसटी के लिए दवाइयों की अविरल आपूर्ति, CHC और DH और एनएसटी की जटिलताओं के लिए उपचार की सुविधाएं शामिल कराना, प्रत्येक DH पर इंटेंसिव कार्डियक केयर की स्थापना करना, जटिलताओं का उपचार करना, एनएसटी के रोगियों को पुनर्वास करना, एनएसटी के रोगी को मनोवैज्ञानिक सहायता देना इत्यादि। इन सब सुविधाओं को अपना करके हम एनएसटी से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।